हेलो एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अकाउंट्स का चैप्टर नंबर 2, जिसमें कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स पढ़ने वाले हैं हम। अगर मैं कुछ स्पेसिफिक कहूँ तो वील बी स्टडिंग अबाउट 40 इंपॉर्टेंट अकाउंटिंग टर्म्स विच विल बी यूज्ड इन योर एंटायर अकाउंट्स। जब भी आप फ्यूचर में अकाउंट्स पढ़ेंगे तो ये सारी टर्म्स आपको पता होनी चाहिए, तभी हम ये हमारा एक तरीके से बेस बनेगा। इस चैप्टर से पढ़ना शुरू करते हैं हम कुछ अकाउंटिंग टर्म्स। सबसे पहली टर्म पढ़ेंगे हम, व्हाट इज अ बिजनेस ट्रांजैक्शन। इसके बारे में हम चैप्टर नंबर 1 में भी पढ़ चुके हैं। मैम, ट्रांजैक्शन तो होती है कोई भी फाइनेंशियल इवेंट, पढ़ा था हमने, एनी फाइनेंशियल इवेंट विच हैज मनी इन्वॉल्व्ड इन इट। कह रहे इट मीन्स अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और एन इकोनॉमिक इवेंट, इकोनॉमिक मतलब मनी, एंटर्ड इनटू बिटवीन टू पार्टीज, एक सेलर होगा एक बायर होगा। कह रहे दैट इनिशिएट्स द अकाउंटिंग प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इट। देखो, जब तक कोई ट्रांजैक्शन होगी नहीं, हम रिकॉर्ड क्या करेंगे? जैसे ही कोई ट्रांजैक्शन होगी, वो याद है पहला स्टेप होता था आइडेंटिफाइंग अ ट्रांजैक्शन और सेकंड स्टेप होता था रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन। कह रहे जैसे ही आइडेंटिफाई हो गई, हमारा रिकॉर्डिंग का काम स्टार्ट हो जाएगा। व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन? जैसे फॉर एग्जांपल सेल ऑफ गुड्स, गुड्स दिए, कैश आए, परचेज ऑफ गुड्स, रिसीट फ्रॉम डेटर्स। अब ये डेटर्स क्या है, क्रेडिटर्स क्या है, फिक्स्ड एसेट्स क्या है, ये सब हम इस चैप्टर में इन्हीं 40 इंपॉर्टेंट टर्म्स में हम आगे पढ़ेंगे। पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट, हमने बैंक से लोन ले रखा है तो हमारे पे एक बर्डन है कि हमें बैंक को पैसा वापस करना है, तो हम उनको इंटरेस्ट पे कर रहे हैं कैश में, तो इट इज़ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, बुक्स में रिकॉर्ड होगी। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन के क्या फीचर्स होते हैं? कह रहे इट इज़ कंसर्न्ड विद मनी और मनी इज़ वर्थ, मतलब या तो पैसा दे रहे हैं हम और पैसे की कीमत जितना कुछ दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम गुड्स दे रहे हैं या हम कोई सर्विसेज दे रहे हैं। इट अराइजेज आउट ऑफ ट्रांसफर और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कह रहे हैं मनी इन्वॉल्व है और ज़रूर कोई ना कोई डील हुई होगी, या तो एक वन साइडेड, देखो वन साइडेड मनी आ जा रही होगी एंड दूसरी साइड पे गुड्स या सर्विसेज आ जा रहे होंगे। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन द फाइनेंशियल पोजीशन। जब कोई ट्रांजैक्शन होती है तो हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज़ की पोजीशन चेंज हो जाती है। चेंज हो जाती है मतलब या तो एसेट बढ़ जाएगा या एसेट कम हो जाएगा, वो हम पढ़ेंगे आगे। इट ऑल्सो हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। अब ये पहली बार टर्म आई है, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है, इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ। देखो, अकाउंटिंग इक्वेशन होती है, पहली बात तो ये इक्वेशन है तो कुछ ना कुछ इक्वल होना बनता है। अकाउंटिंग इक्वेशन होती है कि जो हमारे एसेट्स होते हैं, कंपनी के जो एसेट्स होते हैं वो इक्वल होंगे कंपनी की लाइबिलिटीज़ प्लस कैपिटल के। A इज इक्वल टू L प्लस C। क्या मतलब है इसका, ध्यान से समझो। देखो, कैपिटल होती है जो अमाउंट पहले दिन बिजनेस में उसके ओनर ने इन्वेस्ट किया। कैपिटल मीन्स द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द ओनर इनटू हिज बिजनेस। देखो, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए यू नीड मनी, तो जो भी उसने पैसा इन्वेस्ट किया गया होगा, हो सकता है उसने पैसा इन्वेस्ट किया हो, या ऐसा भी हो सकता है उसने फर्नीचर परचेज करके सीधा अपने ऑफिस को सजाया हो सकता है उसने सीधा पहले दिन ही कुछ स्टॉक खरीद लिया हो, राशन की दुकान है तो राशन भर लिया उसने अपनी दुकान पे, उसने कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करी है, इसको बोलते हैं हम कैपिटल। एसेट्स क्या होते हैं? जो बिजनेसमैन के अपने रिसोर्सेज हैं, जो बिजनेस के अपने रिसोर्सेज हैं। रिसोर्सेज है मतलब एसेट में पता क्या होगा, उसने जो सामान खरीदा है, स्टॉक खरीदा है, हमने जो गुड्स खरीदे हैं। हमने गुड्स क्यों खरीदे हैं, व्हाट इज द पर्पस, वो राशन क्यों भरा हमने अपनी दुकान में। गुड्स जो होते हैं ना, वो हमें हेल्प करते हैं टू अर्न मनी। ये गुड्स हमने जो इन्वेस्ट करा है, एक तरीके से हमारी इन्वेस्टमेंट है। राशन आएगा हमारी दुकान पे, भरेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो ही तो हम पैसे कमा पाएंगे, हमारा पर्पस फुलफिल होगा बिजनेस खोलने का। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? टू अर्न प्रॉफिट। तो क्या होता है, एसेट्स क्या होते हैं? जो बिजनेस का अपना रिसोर्सेज है जो उसको पैसे कमाने में मदद करते हैं। जैसे हमारी मशीनरी है, मशीनरी चलेगी तो सामान बनेगा, सामान बनेगा तो बिकेगा, बिकेगा तो प्रॉफिट आएगा। ये होते हैं हमारे एसेट्स। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? देखो, हो सकता है बिजनेस ओनर ने कुछ तो पैसा खुद का लगाया हो और कुछ उसने बैंक से बोरो करा हो, बैंक से लोन लिया हो। जैसे फॉर एग्जांपल 10 लाख तो उसने अपना खुद पैसा लगा दिया और 5 लाख बैंक से बोरो कर लिया, तो 15 लाख हो गए टोटल। अब वो 15 लाख इस बिजनेस में इन्वेस्टेड है, किस किस फॉर्म में? हो सकता है कुछ के हमने गुड्स खरीद लियो, कुछ की मशीनरी खरीद लियो, कुछ की फर्नीचर खरीद लियो, कुछ बैंक में डिपॉजिट कर लियो, कुछ एफडी ले लियो,
कुछ कैश इन हैंड हो। तो बच्चों जो अपना है कैपिटल, जो ओनर का अपना है, प्लस जो हमने दूसरों से लिया है, वो हमारे बिजनेस के एसेट्स के हमेशा इक्वल आना चाहिए। ये होती है अकाउंटिंग इक्वेशन। आर एसेट्स शुड ऑलवेज बी इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। कैपिटल क्या है? जो हमें अपने ओनर को वापस करनी है। लायबिलिटीज क्या है? जो हमें आउटसाइडर्स लोगों को वापस करना है पैसा। और एसेट्स तो बिजनेस के अपने रिसोर्सेज हैं जिनसे वो पैसा कमाते हैं। तो कह रहे हैं इट हैज़ एन इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन। जब भी कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होगी ना, तो हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन जो है एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, वो हिल जाएगी। कई बार क्या होगा, कोई एसेट आ गया, स्टॉक आ गया। कई बार क्या होगा, बिजनेसमैन ने कैपिटल इन्वेस्ट कर दी बिजनेस में। कई बार बैंक लोन आ गया। मतलब जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगी ना, तो हमारी क्या इफेक्ट होगी, अकाउंटिंग इक्वेशन पे उसका सीधा सीधा असर होगा। और पढ़ते हैं बिजनेस ट्रांजैक्शन के बारे में। कह रहे हैं इट हैज डुअल एस्पेक्ट। ये तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा। कुछ डेबिट होगा जो आ रहा है, और जो जा रहा है वो क्रेडिट होगा। कह रहे रिसीविंग द बेनिफिट एंड द अदर इज गिविंग द बेनिफिट। कभी कभार आ रहा होगा, कभी कभार जा रहा होगा, वो हम पढ़ेंगे बाद में। डेबिट और क्रेडिट के कुछ रूल्स और प्रिंसिपल्स होते हैं, वी विल स्टडी लेटर। कह रहे हैं आफ्टर ईच ट्रांजैक्शन, जब भी कोई इवेंट अकर होगा ना, हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा टैली होनी चाहिए। मतलब योर एसेट्स शुड बी इक्वल टू लायबिलिटीज एंड कैपिटल। ए इज इक्वल टू एल प्लस सी हमेशा आना चाहिए। हमारी बैलेंस शीट हमेशा टैली होनी चाहिए। ये टैली इसी की वजह से होगी। जब एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल होगा ना, बैलेंस शीट टैली होगी। मैं आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट का भी दिखा देती हूँ कि कैसे बनाएंगे हम बाद में। बैलेंस शीट ऐसे होती है, 2 कॉलम, ऐसे कॉलम बनते हैं इसके। अभी सिर्फ एक ऊपर से इंट्रो लेने की ज़रूरत है इसकी। डिटेल में तो हम बहुत बाद में पढ़ेंगे अकाउंट्स में। इस साइड पे एसेट्स आते हैं, इस साइड पे लायबिलिटीज़ आती हैं, उनके अमाउंट्स आते हैं। लायबिलिटीज़ में 2 तरह की लायबिलिटीज़ आती है। एक वो जो हमने अपने ओनर को वापस करना है पैसा, जो हमारे ओनर ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा है बिजनेस में। और एक वो जो हमने बाहर वाले लोगों से बोरो किया है। और यहाँ पे आते हैं हमारे एसेट्स, फॉर एग्जाम्पल कैश, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और ये हमेशा इक्वल होने चाहिए। मतलब अगर यहाँ पे 1 लाख रुपए है, तो यहाँ पे भी 1 लाख रुपए होना चाहिए। बिकॉज एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो हमारी बैलेंस शीट तभी टैली होगी जब हर ट्रांजैक्शन के दोनों एस्पेक्ट्स रिकॉर्ड किए जाएंगे, डेबिट भी और क्रेडिट भी। अब कह रहे हैं ट्रांजैक्शन 2 तरह की होती है। कैश ट्रांजैक्शन भी हो सकती है और क्रेडिट भी हो सकती है। कैश मतलब हमने इमीडिएटली सेटल कर दिया, एक हाथ से लिया और पैसे दिए और खाना हजम, बात खत्म हो गई। कई बार क्या होता है, इट इज़ ओनली प्रॉमिस टू पे लेटर, कि भैया हम तुम्हें पैसे बाद में दे देंगे, उधार पे सामान ले रहे हैं, उसको बोलते हैं क्रेडिट ट्रांजैक्शन। तो 2 तरह की ट्रांजैक्शन होती है, जिसमें कैश इन्वॉल्व इमीडिएटली होता है और जिसमें कैश इन्वॉल्व होगा एट अ फ्यूचर डेट। दोनों ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होंगी, कैश हो या क्रेडिट हो। मनी इन्वॉल्व है ना, आज नहीं तो कल पैसा जाना है, तो इट विल बी रिकॉर्डेड। पहली टर्म हमने पढ़ ली अकाउंट, बिजनेस ट्रांजैक्शन। दूसरी टर्म पढ़ने वाले व्हाट इज एन अकाउंट। बहुत बार ये वर्ड आता है कि अकाउंट मेंटेन करने, अकाउंट्स मेंटेन करने। व्हाट इज बेसिकली अकाउंट? कह रहे हैं हर अकाउंट में एक रिकॉर्ड होता है ट्रांजैक्शंस का, दोनों ट्रांजैक्शंस का, कैश ट्रांजैक्शंस का भी और क्रेडिट ट्रांजैक्शंस का भी। कह रहे एक पर्टिकुलर हेड बनाया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक सैलरी अकाउंट बनाया जाएगा। बच्चों ये अकाउंट होता है, टी शेप अकाउंट बनता है। अकाउंट जो होता है वो टी शेप में होता है। जैसे मैंने ये टी बनाया, टी शेप अकाउंट होता है। बच्चों जो अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है, जो अकाउंट की लेफ्ट साइड होती है वो होती है डेबिट। डेबिट साइड होती है लेफ्ट साइड। और जो राइट साइड होती है वो होती है, मैम ऑब्वियसली क्रेडिट होती होगी। जब लेफ्ट साइड डेबिट है तो राइट साइड क्रेडिट साइड होगी। कह रहे हैं जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी अकाउंट बनता है, तो यहाँ पे इसका टाइटल आता है अकाउंट के ऊपर, सैलरी अकाउंट बना है। किस किस को सैलरी दी है वो आएगी इस पूरे अकाउंट में। टेलीफोन का अकाउंट बनेगा तो उसमें हर महीने कितना टेलीफोन का खर्चा है वो आएगा। एसेट का अकाउंट भी बनता है, फर्नीचर अकाउंट बनेगा, कैश अकाउंट बनेगा, कितना आया है कितना गया है। तो एक प्रॉपर अकाउंट मेंटेन करा जाता है टी शेप में, जिसमें आपको सारी ट्रांजैक्शन का अमाउंट दिखेगा, उसका इफेक्ट और डायरेक्शन दिखेगा। मतलब
आपको क्लियरली अकाउंट पढ़ के पता चल जाएगा, अकाउंट देख के पता चल जाएगा आपको कि कैश आया है या गया है, और क्यों आया और क्यों गया है, कितना आया कितना गया, आपको सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे सिर्फ अकाउंट को रीड करके। तो अकाउंट एक पूरी ट्रांजैक्शन को कंप्लीटली डिस्क्लोज करता है। अगली टर्म पढ़ते हैं हम, अकाउंटिंग टर्म कैपिटल क्या होती है, जिसके बारे में मैंने अभी आपको थोड़ा सा बताया, आप ध्यान से सुनो। कह रहे कैपिटल इज द अमाउंट इन्वेस्टेड, जितनी अमाउंट इन्वेस्ट करी है उस बिजनेस के ओनर ने, जिसको हम प्रोप्राइटर कह सकते हैं अगर प्रोप्राइटरशिप फॉर्म है। प्रोप्राइटरशिप मतलब सिंगल बिजनेसमैन है, मैं अकेली फॉर्म चला रही हूँ, तो आई एम दी सोल प्रोप्राइटर, आई एम दी सोल ओनर ऑफ द बिजनेस। तो जो मैं अपने बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करूंगी दैट इज माई कैपिटल। और अगर मेरा पार्टनरशिप का बिजनेस है, मतलब ए और बी दोनों मिलकर फॉर्म में इन्वेस्ट कर रहे हैं, पार्टनरशिप फॉर्म में, तो कह रहे पार्टनर्स या तो जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी कैपिटल कहते हैं, प्रोप्राइटर जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको भी कैपिटल कहते हैं। कोई भी बिजनेस हो जो अमाउंट उसके ओनर ने, अगर प्रोप्राइटर है तो ओनर, और अगर एक से ज़्यादा है, फॉर एग्जाम्पल पार्टनरशिप फॉर्म में, तो जो पार्टनर्स इन्वेस्ट कर रहे हैं उसको बोलते हैं कैपिटल। क्या इन्वेस्ट कर सकते हैं, या तो मैं डायरेक्टली खरीदूंगी बिजनेस में, और या हो सकता है मैं डायरेक्टली सामान खरीद के बिजनेस में इन्वेस्ट कर दूँ। तो कैश की फॉर्म में भी कैपिटल आ सकती है, एसेट्स की फॉर्म में भी कैपिटल आ सकती है, बस उनकी कोई ना कोई मनी की टर्म्स में वो रिप्रेजेंट हो सकती होगी, उसी को कैपिटल बोलते हैं। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं, ये एक नई चीज़ है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कह रहे हैं इट इज़ अ लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस। देखो ध्यान से सुनना, अकाउंट्स में ना एक कॉन्सेप्ट होता है बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। कौन सा कॉन्सेप्ट बच्चों? मैम बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जो ये कहता है कि बिजनेस ओनर बोथ आर सेपरेट। मेरा ही बिजनेस है, मैं ओनर हूँ, मेरा ही बिजनेस है, लेकिन दोनों को ना अकाउंट्स में अलग अलग ट्रीट किया जाता है। अलग मतलब एक बार बिजनेस ओनर ने पैसा इन्वेस्ट कर दिया ना बिजनेस में, तो अब ये समझो वो पैसा उसका नहीं रहा, वो किसका हो गया, बिजनेस के पास चला गया पैसा। मैम पर बिजनेस भी तो हमारा ही है, बिजनेस हमारा ही है, उससे आने वाला प्रॉफिट भी हमारा ही है। लेकिन जब हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं ना, ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ द अकाउंट्स वी अज्यूम दैट बिजनेस एंड बिजनेस ओनर आर सेपरेट एंटिटीज। तो बच्चों इस बिजनेस में यह अब अलग हो गया, मेरा ही है लेकिन अलग है। जब इस बिजनेस में मैं पैसा इन्वेस्ट करूंगी ना, तो ये बिजनेस पता क्या सोचेगा कि यार मिस्टर एक्स ने हमें पैसा दिया है, 5 लाख रुपए मेरे बिजनेस में दिया है, मुझे दिया है, तो ये मेरे पे एक लोन है, मेरे पे एक बर्डन है, मुझे ये 5 लाख रुपए मिस्टर एक्स को वापस करने हैं। क्योंकि बिजनेस ओनर अलग है हम ही, लेकिन हम अज्यूम करते हैं कि हम अलग हैं। मतलब जो बिजनेस है ना वो पता क्या अज्यूम करेगा कि ये जो कैपिटल इन्वेस्टेड है ना, इट इज़ अ लायबिलिटी ऑन मी, इट इज़ अ बर्डन ऑन मी, आई हैव टू रीपे माई ओनर बैक, आई हैव टू रीपे द प्रोप्राइटर बैक, आई हैव टू रीपे द पार्टनर्स बैक जो उन्होंने मेरी फॉर्म में इन्वेस्ट करा है। और अगर आप याद करो, अभी जब मैंने आपको बैलेंस शीट बनाना सिखाया था, तो मैंने बैलेंस शीट में लायबिलिटीज़ के हेड में लिखा था दोनों, कैपिटल भी और आउटसाइडर लायबिलिटीज़ भी। ये जो हमने अपने ओनर को देनी है ना, वो लायबिलिटी है हम पर, क्योंकि ओनर भी हमारे लिए सेपरेट है। बस फ़र्क सिर्फ इतना है, नाम हमने अलग दे दिया है। जो आउटसाइडर से पैसा आएगा ना, अदर दैन दी बिजनेस ओनर, उसको लायबिलिटीज वर्ड बोल देंगे, और जो ओनर से पैसा आएगा उसको कैपिटल बोल देंगे। अब ये जो कैपिटल है ये कब कब बढ़ेगी? जैसे फॉर एग्जांपल आज बिजनेस स्टार्ट किया 1 अप्रैल 2019 को, बिजनेसमैन ने पैसा इन्वेस्ट करा है, ठीक है, तो हमारी कैपिटल में कुछ बैलेंस आ गया, से एज्यूम 5 लाख रुपीज़। 6 महीनों बाद फिर, मतलब फॉर एग्जांपल 1 अक्टूबर को उसने फिर 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हैं, तो ये कैपिटल बढ़ के अब कितनी हो गई? 10 लाख। तो अगर मैं आपसे पूछूं व्हेन डज द कैपिटल गेट इंक्रीज्ड, मैम इट गेट्स इंक्रीज्ड विद एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। जब भी बिजनेसमैन एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करेगा तो ये कैपिटल बढ़ जाएगी, ठीक है। और कब कब बढ़ जाएगी ये कैपिटल? अब एज्यूम करो बिजनेस ने प्रॉफिट अर्न कर लिया, तो प्रॉफिट तो किसको देना है? मैम ओनर का ही है, तो हम प्रॉफिट भी इसमें ऐड कर देंगे। फॉर एग्जांपल 2 लाख का प्रॉफिट हो गया तो ऐड कर दिया।
तो अनदर रीजन विद विच कैपिटल कैन बी इंक्रीज्ड इज जब कंपनी को क्या होता है, प्रॉफिट। और मैम अगर लॉस हुआ तो बेटा लॉस भी बिजनेस का, उसकी कैपिटल कम कर देंगे हम। अब ये पढ़ो मेरे साथ क्या लिखा है। कह रहे हैं दिस कैपिटल इंक्रीजेज विद फर्दर इन्वेस्टमेंट। जब भी कोई फर्दर कैपिटल आएगी तो ये बढ़ जाएगा, या अगर प्रॉफिट होगा तो भी कैपिटल बढ़ जाएगी। कम कब होगी ये कैपिटल? कह रहे हैं जब हम विड्रॉ कर लेंगे। विड्रॉ मतलब बिजनेस ओनर जो है उसको पैसे की नीड भी तो हो सकती है उसको घर पे खर्च देना, उसकी बीवी उससे पैसे मांगेगी भैया पैसे तो घर खर्च के लिए, तो वो क्या करेगा, बिजनेस में जाएगा और पैसे निकाल लेगा। पैसे निकाल लेगा तो क्या होगा, उसकी इन्वेस्टमेंट जो है वो कम हो जाएगी। जब आप पैसा, ध्यान से सुनना, जब आप पैसा बिजनेस से निकाल लेते हो फॉर योर पर्सनल यूज़, घर खर्च के लिए जब आप पैसा निकाल लेते हो, उसको अकाउंट्स में बोलते हैं ड्रॉइंग्स। क्या बोलते हैं बच्चों? ड्रॉइंग्स मीन्स यू विड्रू मनी फ्रॉम द बिजनेस फॉर योर सेल्फ कंजम्पशन, फॉर योर पर्सनल यूज़। तो कैपिटल कम कब हो जाएगी? या तो मैंने पैसा निकाल लिया और या बिजनेस को क्या हो गया है, लॉस। बच्चों प्रोप्राइटरशिप, जो सोल ओनर होता है उस केस में ओनर को बोलते हैं प्रोप्राइटर। पार्टनरशिप बिजनेस में ओनर को बोलते हैं पार्टनर्स, और कंपनी के केस में ओनर को बोलते हैं शेयर होल्डर्स। शेयर्स बिकते हैं ना शेयर मार्केट में, आपने न्यूज़ चैनल में देखा होगा, नीचे वो लाइन सी आती रहती है, शेयर प्राइजेस आते हैं। तो लोग जो है कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं, तो कंपनी में क्या होता है, एक ओनर नहीं होता, बड़े सारे ओनर्स होते हैं, तो उन सारे ओनर्स को बोलते हैं हम शेयर होल्डर्स। तो ओनर या तो कोई प्रोप्राइटर भी हो सकता है, पार्टनर्स भी ओनर होते हैं, शेयर होल्डर्स भी ओनर्स होते हैं। तो कैपिटल क्या है? क्योंकि बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कहता है कि बिजनेस इज अ सेपरेट फ्रॉम इट्स ओनर्स, इसलिए एक लाइबिलिटी होती है। ये भी याद रखना, जब भी बिजनेस ट्रांजैक्शंस बुक्स में रिकॉर्ड करी जाती है तो किसके पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करी जाती है? दे आर रिकॉर्डेड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस एंड नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बिजनेस ओनर। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंट्स बनते हैं। कैपिटल का और दूसरा नाम क्या है बच्चों? ओनर्स इक्विटी भी बोलते हैं इसको। ओनर्स इक्विटी मतलब वही जो ओनर का पैसा है, या नेटवर्थ भी बोलते हैं। नेटवर्थ का मतलब यही है ओनर का जो पैसा इन्वेस्टेड है बिजनेस में, जो उसका पैसा वो कितना डिजर्व करता है इस बिजनेस से। इट इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स लेस लायबिलिटीज। आपको अकाउंटिंग क्वेश्चन याद है अभी हमने क्या पढ़ी थी? एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। तो मैं कह सकती हूँ कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, एक ही बात है। उन्होंने वही लिखा, कह रहा है कैपिटल इज ऑलवेज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। तो आपको ये टर्म समझ में आ गई कैपिटल। अगली टर्म पढ़ते हैं, ड्राइंग्स क्या होती हैं? अरे मैम ये तो आपने अभी बताया था। ड्राइंग्स होती हैं जब बिजनेस ओनर, प्रोप्राइटर हो या पार्टनर हो, पर्सनल यूज़ के लिए पैसा बिजनेस से निकाल ले। द अमाउंट विड्रॉन, या गुड्स भी विड्रॉ हो सकते हैं। हो सकता है उसकी वाइफ ने कहा भैया राशन लेता आइयो आज घर से, दुकान से ही लेता आइयो। तो जो वो गुड्स लेके जा रहा है अपनी दुकान से, क्यों लेके जा रहा है? फॉर पर्सनल यूज़, घर खर्च के लिए, फॉर हाउस होल्ड पर्पज, नॉट फॉर सेल। पैसे नहीं कमाने वाला वो इन गुड्स से, उसको बोलते हैं ड्राइंग्स। तो या तो पैसा विड्रॉ कर सकता है बिजनेस से, और या स्टॉक सामान विड्रॉ कर सकता है। कह रहे हैं जो गुड्स ये प्रोप्राइटर लेके जाएगा ना, उनको परचेज कॉस्ट पे हमने रिकॉर्ड करना है बुक्स में। देखो ध्यान से समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बिजनेस में एक स्टॉक, एक गुड है, परचेज करा है फॉर 500 रुपीज़, ठीक है, और उसको मैं मार्केट में बेचती हूँ 700 रुपये का। जब मैंने ये गुड्स विड्रॉ करके घर पे लेकर गई ना, तो मैं ये थोड़ी ना कहूँगी कि मैं 700 रुपये का सामान लाई हूँ अपने बिजनेस से। बिजनेस के रूल्स कहते हैं कि जब आप अपने पर्सनल यूज़ के लिए गुड्स ले रहे हो ना, तो उसको परचेज कॉस्ट जितने का वो आपको पड़े थे ना उतने की रिकॉर्ड करूँगी। तो अगर मैंने ये गुड्स बिजनेस से विड्रॉ करे ना, तो मैं कहूँगी ड्रॉइंग्स हैव बीन मेड वर्थ ₹500। जो गुड्स है, तो हमेशा याद रखना ड्राइंग्स जो होती हैं वो गुड्स के कॉस्ट प्राइस पे ली जाती है, ना कि सेलिंग प्राइस पे, क्योंकि बिजनेस ने मुझे सामान बेचा नहीं है, मैंने सिर्फ अपना ही सामान है, मेरा ही हक है उसमें, मैंने उसको विड्रॉ करा है। तो बिजनेस को ध्यान से सुनो, इसका मतलब इस पूरे कॉन्सेप्ट से आपको ये समझ आना चाहिए कि जब ड्राइंग्स होंगी ना, जब बिजनेस ओनर खुद बिजनेस में से गुड्स लेके जा रहा है, तो बिजनेस को कोई प्रॉफिट नहीं होगा। कोई सेंस ही नहीं बनती ना कि मैं खुद को ही दे रही हूँ, इसलिए हम जो मैं खुद विड्रॉ कर रही हूँ ना, उन गुड्स को मैं कॉस्ट पे रिकॉर्ड करती हूँ। और पढ़ो ड्राइंग्स के बारे में क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं ड्राइंग्स रिड्यूसेस द कैपिटल। ये अभी हमने पढ़ा था, कैपिटल कब रिड्यूस हो जाती है?
इंक्रीज कब होती है बच्चों? जब मैं पैसा इन्वेस्ट करती हूँ, और डिक्रीज कब हो जाती है? जब मैं उसमें से विड्रॉ कर लेती हूँ। कह रहे जब हम ड्राइंग्स करेंगे ना तो एक नया अकाउंट खोला जाएगा जिसका क्या नाम होगा बच्चों? ड्राइंग्स अकाउंट। ड्राइंग्स अलग अकाउंट में रिकॉर्ड करी जाती है जिसका नाम पड़ेगा ड्राइंग्स अकाउंट। कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट, जब बैलेंस शीट बनेगी ना बच्चों, आपको थोड़ा सा बैलेंस शीट के बारे में पता है ना, राइट साइड एसेट्स आते हैं, लेफ्ट साइड लाइबिलिटीज आती हैं। लाइबिलिटीज में यहाँ कैपिटल आती है और यहाँ आउटसाइडर्स लाइबिलिटीज आती हैं। तो कह रहे हैं एट द टाइम ऑफ प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैपिटल। तो मैं क्या करूंगी, जब ड्राइंग्स रिकॉर्ड करनी होगी ना, मैं तो कैपिटल को कम कर दूंगी, मैं कैपिटल को कम कर दूंगी, मैं माइनस करके शो करूंगी ड्राइंग्स का अमाउंट। नेक्स्ट टर्म पढ़ते हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं? मैम लाइबिलिटीज तो हमारे पर बोझ है, हमारे पे जो बर्डन है बिजनेस पे, जो उसने पैसा लोगों का वापस करना है। देखो दो तरह की लाइबिलिटीज होती हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल लाइबिलिटी मतलब जो मैंने अपने ओनर को वापस करना है, जिसको हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल। जो मुझे मेरे अपने ही बिजनेसमैन को वापस करनी है ना, उसको बोलते हैं इंटरनल लाइबिलिटी। और जो मुझे बाहर वाले लोगों से जो मैंने पैसा ले रखा है उसको बोलते हैं एक्सटर्नल लाइबिलिटी। लाइबिलिटी क्या होती है? द अमाउंट पेएबल बाय द बिजनेस, जो मुझे पे करना है दूसरों को। एक्सटर्नल लाइबिलिटी कैसे होती है? जैसे फॉर एग्जांपल बैंक ओवरड्राफ्ट, एक तरीके से हमने बैंक से लोन ले लिया, या कोई लॉन्ग टर्म बोरिंग्स हैं, 10 साल का हमने कोई लोन ले लिया, या क्रेडिटर्स हैं। क्रेडिटर्स क्या होते हैं बच्चों? सुनो, पहली बार टर्म आई है। मिस्टर एक्स ने गुड्स परचेज करे, वो एक होलसेलर के पास गया जो होलसेल में सामान परचेज करता है। मिस्टर एक्स ने क्या किया, अपने बिजनेस के लिए बल्क में गुड्स ले आया और बदले में कहा कि भाई मैं कैश आज नहीं दूंगा, 2 महीने वेट कर ले, जब ये सारा सामान बिक जाएगा मेरे पास पैसे आ जाएंगे, मैं तुझे पैसे दे दूंगा। इस ट्रांजैक्शन को बच्चों क्या बोलते हैं? मैम इसमें कैश प्रॉमिस्ड किया गया टू पे लेटर, इट इज नोन एज क्रेडिट ट्रांजैक्शन। ये क्रेडिट ट्रांजैक्शन पता क्यों हुई है? क्योंकि मैंने गुड्स खरीदे हैं। तो ये जो होलसेलर है ना, ये मेरा बन गया क्रेडिटर। मैंने इसके पैसे देने हैं क्योंकि मैंने इससे गुड्स लिए हैं। तो क्रेडिटर कौन होता है? जिससे हमने गुड्स उधार पे लिए। तो ये भी मेरे लिए एक लायबिलिटी है। और लायबिलिटी दो तरह की होती है, नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी वो होती है करंट विच इज पेएबल विद इन 12 मंथ्स, जो 1 साल के अंदर अंदर मैं पे कर दूंगी। जैसे बच्चों भी मैंने एग्जांपल लिया था ना कि 10 साल का लोन है, तो ये तो 10 साल में जाके रीपे होगा, तो इट इज नॉट अ करंट लायबिलिटी, इट इज अ नॉन करंट लायबिलिटी, क्योंकि 1 साल के बाद पे होगी, ये 1 साल के बाद भी चलती रहेगी मेरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो कह रहे हैं नॉन करंट लायबिलिटी एक तरीके की लॉन्ग टर्म लोन्स होते हैं, और जो करंट लायबिलिटी होती है ना वो शॉर्ट टर्म होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल वो क्रेडिटर उस गुड्स जो मैंने उधार पे लिया कि भैया 2 महीने में तेरे को पैसे दे दूंगी, शॉर्ट टर्म लोन्स। अब इसमें कुछ टर्म है, डिबेंचर्स 12th में पढ़ोगे आप, बिल्स पेएबल ये हम पढ़ेंगे अकाउंट्स में पढ़ेंगे चैप्टर 6 7 में, तो तब तक वेट करो। बस ये बाकी एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें ना आपको जैसे जैसे हम आगे बढ़ते रहेंगे ना आपको समझ में आती रहेंगी अकाउंट्स में। और आज की क्लास की आखिरी टर्म पढ़ते हैं, एसेट्स क्या होते हैं। देखो बच्चे, एसेट्स होते हैं जो बिजनेस के अपने ओन्ड है, ओन्ड मतलब जिनकी मैं मालिक हूँ, जिनकी मैं हकदार हूँ, मेरे एसेट्स हैं, मेरी प्रॉपर्टीज हैं। इकोनॉमिक रिसोर्स है वो। इकोनॉमिक रिसोर्स मतलब जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारी दुकान पे राशन भरा हुआ है, जो गुड्स हैं, जो स्टॉक है, वो हमारा एसेट है। इकोनॉमिक रिसोर्स है, वो हमें पैसे कमाने में मदद करेगा। वील गेट इकोनॉमिक बेनिफिट्स फ्रॉम दिस इन द फ्यूचर। जब बिकेगा तो हमें इससे पैसा मिलेगा। मशीनरी है, हमें पैसा कमाने में मदद करती है। इट इज़ एन इकोनॉमिक रिसोर्स, इट विल जनरेट मनी फॉर अस इन फ्यूचर। इसमें हमने मनी इन्वेस्ट कर रखी है। बच्चों, 2 तरह के एसेट्स होते हैं जो ये पहली लाइन में आपको दिख रहा है, टैंजिबल और इनटैंजिबल। इसका मतलब क्या होता है पढ़ते हैं। देखो, टैंजिबल होते हैं जिनको आप टच कर सकते हो, एसेट्स विच कैन बी सीन एंड कैन बी टच्ड। फॉर एग्जाम्पल आप अपनी मशीनरी को देख सकते हो, टच कर सकते हो।
आपने कंप्यूटर को, फर्नीचर को, लैंड, बिल्डिंग, जो भी आप ओन करते हैं, जिसके आप मालिक हैं, आप इन सब चीज़ों को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। इनको बोलते हैं टैंजिबल एसेट्स, जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस है। और कुछ होते हैं बच्चे हमारे इनटैंजिबल एसेट्स, जैसे मेरी पर्सनल नॉलेज, जिसको मैं देख नहीं सकती, कोई छू नहीं सकता, वो मेरी, लेकिन वो मेरा एसेट है। माई नॉलेज इज माई एसेट, इट इज़ एन इनटैंजिबल एसेट। या फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ, तो बिजनेस की गुडविल, उसकी मार्केट में रेप्यूटेशन, उसका अपना एक एसेट है, जिसको आप देख नहीं सकते, टच नहीं कर सकते, बट उसको इस रेप्यूटेशन से फ़ायदा ज़रूर होता है। क्यों? आपने सुना है कि भैया उस कंपनी का ब्रांड नेम है तो बस सामान बिकता है, उसका ब्रांडेड है भैया, हम ब्रांडेड खरीदेंगे। अब ब्रांडेड जो है, उसका जो ब्रांड नेम है ना, उसकी रेप्यूटेशन है, जिसको आप देख नहीं सकते, बट उस रेप्यूटेशन से ही उसकी कमाई हो रही है। या आपके कंप्यूटर के अंदर जो डला सॉफ्टवेयर है, उसको आप टच नहीं कर सकते हैं। या जो आपके पेटेंट्स है, पेटेंट्स क्या होते हैं? आपने सुना है वर्ड कॉपीराइट्स? बुक के स्टार्टिंग में लिखा होता है ना, कॉपीराइट्स रिजर्व्ड, कि हमारी कॉपीराइट्स हैं, कि इस बुक को कोई और, इस बुक की लैंग्वेज कोई और कॉपी नहीं कर सकता, इस बुक की पिक्चर्स कोई और कॉपी नहीं कर सकता, ये पूरी बुक हमारी है, हमारा अपना एसेट, हमारी कॉपीराइट है। तो ये कॉपीराइट्स को भी आप देख नहीं सकते, बट ये हमारा एसेट है। तो एसेट्स क्या होते हैं बच्चों? कह रहे हैं एसेट्स आर फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट्स। कह रहे हैं एसेट्स वो होते हैं जिनका हमें फ्यूचर में फ़ायदा होगा, जिसके आज हम मालिक हैं, जिन पर हमारा पूरा कंट्रोल है। कह रहे हैं एसेट्स वो होंगे विच शुड बी ओन्ड बाय अस। अगर वो हमारे हैं तो हमारा एसेट है। अब देखो, पड़ोसियों का घर वो हमारा एसेट नहीं हो सकता, वो हमारे बिजनेस की बैलेंस शीट में नहीं आएगा। एसेट्स टैंजिबल भी हो सकते हैं और इनटैंजिबल भी हो सकते हैं। एसेट की कोई वैल्यू होनी चाहिए, मनी में रिकॉर्ड होनी चाहिए, कुछ मनी वैल्यू होनी चाहिए, तभी हमारी बैलेंस शीट में आएगी। देखो, जैसे अभी हमने पढ़ा था, लायबिलिटीज दो तरह की होती है, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी। एसेट्स बच्चों तीन तरह के होते हैं, करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स, और एक और एसेट होता है फिक्टिशियस एसेट। पढ़ते हैं कौन से होते हैं करंट एसेट्स। पहले करंट एसेट्स पढ़ते हैं। कह रहे करंट एसेट्स वही होते हैं विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड, मतलब जिसका बेनिफिट हमें एक साल से पहले ही मिल जाएगा। करंट एसेट, करंट में उसका बेनिफिट मिल जाएगा। करंट मतलब कितना करंट? एक साल के अंदर अंदर हमें उसका फायदा मिल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल जो हमारा स्टॉक है, जो हमारा गुड्स है, अब ये तो है नहीं कि आज सामान खरीदा और 3 साल बाद बिकेगा। वो तो आज खरीदा है, हो सकता है 3 दिन बाद बिक जाए, महीने बाद बिक जाए, बट वो साल के अंदर हम डेफिनेटली एज्यूम करते हैं कि साल से पहले हमारे गुड्स बिक जाएंगे। या जो हमारे डेटर्स हैं, अब ये डेटर क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक कस्टमर आया हमारे पास कि भैया मुझे गुड्स दे दो। ही आस्क्ड फॉर गुड्स, मतलब हमने उसको क्या दिए? वी सोल्ड गुड्स। तो बदले में इसको हमें क्या देना चाहिए था? ही शुड हैव गिवन पेड अस कैश। इसने कहा पर मेरे पास, सॉरी मेरे पास अभी कैश नहीं है, मैं 2 महीने बाद आपको कैश दे दूंगा। हमने कहा चल कोई बात नहीं, उधार पे ले ले सामान। तो ये जो कस्टमर है ना, ये हमारा बुक्स में बन जाएगा हमारा डेटर। He owes us money. We have to receive money from him. Amount is receivable from him. तो जो डेटर्स होते हैं ना, गुड्स के अगेंस्ट बनते हैं, वो भी करंट एसेट माना जाता है। उम्मीद है 1 साल से पहले उनसे हमें पैसा मिल जाएगा। तो आपको करंट एसेट समझ में आ गया, जिनके बेनिफिट्स हमें 1 ईयर के अंदर अंदर मिल जाएंगे। तो नॉन करंट एसेट कौन से होंगे बच्चों? मैम जिनका बेनिफिट इमीडिएटली नहीं मिलेगा, जिनका बेनिफिट हमें लॉन्ग रन में मिलता है। जैसे फॉर एग्जांपल हमने लैंड बिल्डिंग परचेज कर रखी है। अब जो लैंड परचेज करा है, जो बिल्डिंग परचेज करी है, ये तो है नहीं हर 2 महीने में बस अपनी एरिया ही चेंज करते रहेंगे, बिजनेस बिल्डिंग बेचते रहेंगे। लोग जब लैंड बिल्डिंग परचेज करते हैं ना, तो लॉन्ग रन पॉइंट ऑफ व्यू से कि 5 साल बाद बेचेंगे, 10 साल बाद बेचेंगे, जब उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। तो जैसे जो लॉन्ग रन के जो एसेट्स होंगे ना, उनको बोलते हैं नॉन करंट एसेट्स, जो इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए करे जाते हैं, सेल परचेज के लिए नहीं करे जाते। उनका पर्पस होता है इन्वेस्टमेंट करना लॉन्ग रन के लिए, वो हमारे बिजनेस की मदद करने के लिए होता है। लॉन्ग टर्म लोन्स, अब लोन बच्चों एसेट है। लॉन्ग टर्म लोन्स मतलब हमने ये लोन दिया है किसी को 10 साल के लिए हमने लोन दिया कि भाई 10 साल बाद पैसे दे दियो हमें, तो ये हमारा लॉन्ग टर्म एसेट है, इसका बेनिफिट हमें 10 साल बाद मिलेगा। अब बच गई तीसरी कैटेगरी बच्चों, फिक्टिशियस एसेट क्या होता है?
ये है इम्पॉर्टेंट, ध्यान से समझना, थोड़ा टफ है। फिक्टिशियस एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो ना ही टैंजेबल होते हैं ना ही इनटैंजेबल होते हैं, मतलब ये नॉर्मल एसेट नहीं होते हैं, ये एक्चुअली में लॉसेस होते हैं। क्या होते हैं बच्चों? लॉसेस। मैम लॉस एसेट कैसे हो गया? एसेट तो बेनिफिट होता है, एसेट तो कोई अच्छी चीज़ होती है जिससे हमें कोई बेनिफिट मिलता है, तो लॉसेस एसेट कैसे हो गया? ध्यान से समझो। फिक्टिशियस एसेट को समझने के लिए ना बेस्ट तरीका है, इसका एग्जाम्पल समझो। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, ये एग्जाम्पल याद रखना। एज्यूम करो मैंने आज टीवी पे एडवर्टाइजमेंट दी, हम लोगों ने एक एडवर्टाइजमेंट बनाई, टीवी में उसको पब्लिश करा और हमने उस एडवर्टाइजमेंट के लिए 50 करोड़ रुपए का खर्चा किया। मैम ये एडवर्टाइजमेंट कब तक आएगी टीवी पे? बेटा ये अगले 5 साल तक टीवी पे दिखाई जाएगी, हमारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। फॉर नेक्स्ट 5 years दिस एडवर्टाइजमेंट विल अपीयर ऑन द टेलीविजन चैनल्स। तो बच्चों हमने ये जो खर्चा आज किया है, पूरे हमने 50 करोड़ रुपए आज दे दिए, लेकिन इसका बेनिफिट हमें कब तक मिलता रहेगा मैम? अगले 5 साल तक। लोग टीवी पे ऐड देखते रहेंगे अगले 5 साल तक और हमारा प्रोडक्ट परचेज करते रहेंगे। तो बच्चों पता अकाउंट्स का प्रिंसिपल क्या कहता है कि ये जो 50 करोड़ का आज एक्सपेंस हुआ है ना, जो ये एक्सपेंडिचर हुआ है ना, जो ये खर्चा हुआ है ना आज, इसको ना किश्तों में लिखो अकाउंट्स में। हम क्या करेंगे, इस 50 करोड़ को डिवाइड करेंगे 5 years में, और इस साल हम लिखेंगे कि एडवर्टाइजमेंट का खर्चा हुआ है 10 करोड़। ऐसे 5 साल तक करेंगे, पहला साल, दूसरा, तीसरा, क्योंकि हमें बेनिफिट किश्तों में आ रहा है तो खर्चा भी किश्तों में रिकॉर्ड करो। भले ही हमने एक्चुअली में तो आज पूरा 50 करोड़ रुपए खर्च कर चुके हैं, पर हम पता है हम ये अज्यूम करेंगे कि हमने थोड़ा खर्चा, जैसे फॉर एग्जाम्पल इस साल में 10 करोड़ ही करना था, जो 40 करोड़ हमने एक्स्ट्रा कर दिया, तो अगला साल का 10 करोड़ हमने आज ही कर दिया, उसके अगले साल का 10 करोड़ खर्चा भी हमने आज कर दिया। तो वो जो 40 करोड़ जो हमने फर्स्ट ईयर में एक्स्ट्रा कर दिया ना, वो हमारा एक एसेट है। कौन सा एसेट है बच्चों? फिक्टिशियस एसेट। मैम ये फिक्टिशियस का मतलब क्या होता है बच्चों? फिक्टिशियस मतलब नकली, जो एक्चुअली में एसेट नहीं है, जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, नकली है वो, इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल। एक्चुअली में वो एसेट नहीं है, एक्चुअली वो हमारा घाटा है जो हमसे आज हो गया है, हमारे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। वो टीवी वाले कॉन्ट्रैक्ट ही यही कर रहे थे कि आज ही पूरे 50 करोड़ रुपए दोगे तो ही हम 5 साल तक ऐड करेंगे। तो बच्चों आपको फिक्टिशियस एसेट समझ में आ गया? कह रहे दीज आर लॉसेज नॉट रिटर्न ऑफ इन द ईयर इन विच दे आर इनकर्ड। रिटर्न ऑफ मतलब इनको एज एन एक्सपेंस पूरा का पूरा पहले साल में रिकॉर्ड नहीं किया जाता, इनको किश्तों में रिकॉर्ड किया जाता है, क्योंकि इसका बेनिफिट किश्तों में मिलेगा हमें। अब जैसे अब ये डिबेंचर्स का एक और एग्जांपल है बच्चों, ये भी आपको 12th क्लास में समझ में आएगा, पर एग्जांपल ये 2 याद रख लेना। एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंडिचर, जिसको डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोलते हैं, ये क्यों बोलते हैं आगे हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। और डिस्काउंट और लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, जो सॉरी चैप्टर 12 नहीं, क्लास 12th का कॉन्सेप्ट है, जो आप नेक्स्ट ईयर में जाके पढ़ोगे। बट एग्जाम्पल याद रख लेना, क्योंकि अगर पेपर में आएगा फिक्टिशियस एसेट तो यू मस्ट राइट 2 एग्जाम्पल्स फॉर श्योर। ठीक है बच्चों, आगे की टर्म्स पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक ये रिवाइज कर लेना। ठीक है, थैंक यू, बाय।